ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआरपी पैकेज के बारे में कि एआरपी पैकेज क्या होता है। इससे पहले हम एटीएम एआरपी और एआरपी के बारे में बात कर चुके हैं। एटीएम एआरपी और एआरपी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और हम जान चुके हैं कि एटीएम एआरपी क्या होता है, एआरपी क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। और एआरपी पैकेज के बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमारा चैप्टर एआरपी दैट इज एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल यहीं तक था। तो अगर हम एआरपी पैकेज की बात करें तो एआरपी पैकेज क्या है ना कि एआरपी पैकेज मतलब एआरपी के कंपोनेंट्स की बात करें तो उनके बीच में मतलब रिलेशन बताता है। एआरपी कंपोनेंट्स की बात करेंगे इसमें हम, उनके बीच के में जो रिलेशन होता है उन कंपोनेंट्स के बीच में, वो उसके बारे में एआरपी पैकेज हमें बताएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे नहीं, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स इसके 5 तरीके के होंगे। एआरपी पैकेज में 5 तरीके के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। एक कंपोनेंट पहला होगा कैशे टेबल। कैशे टेबल। दूसरा कंपोनेंट होगा क्यू। और इन दो कंपोनेंट्स के बाद अगर हम जब बात करेंगे तो एक आउटपुट मॉड्यूल की भी बात करेंगे और इनपुट मॉड्यूल की बात करेंगे। आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल और एक कैशे कंट्रोल की भी इसमें बात करेंगे। कैशे कंट्रोल क्या है? कैशे कंट्रोल टेबल को, कि हम इस कैशे टेबल को ना कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कैशे कंट्रोल टेबल के भी बारे में बात करेंगे। कैशे कंट्रोल टेबल। तो एक एक करके शुरू करते हैं कि कैशे टेबल क्या होती है, क्यू क्या होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल क्या है, इनपुट मॉड्यूल क्या है और कैशे कंट्रोल टेबल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कैशे के बारे में, कैशे टेबल के बारे में, अगर हम कैशे टेबल के बारे में बात करें तो कैशे टेबल क्या है कि कैशे टेबल एक ऐसी चीज़ है कि जब अगर हम सेंडर को एक से ज़्यादा आईपी डेटाग्राम भेजते हैं ना, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है हम एक से ज़्यादा ही आईपी डेटाग्राम भेजते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर बार जो है सेम ही होस्ट हो हमारा और सेम ही या फिर सेम ही राउटर हो। तो उस समय क्या होता है ना कि जब रिसीवर जो है रिसीव कर रहा होता है ना फिजिकल एड्रेस को, तो एक क्या करता है कि ऐड कर देता है कैशे टेबल में। जब रिसीवर रिसीव करता है फिजिकल एड्रेस को तो वो ऐड कर देता है कैशे टेबल में। और ये ऐड जो है ना उसे जो जो ऐड करता है कैशे टेबल में वो उसे बाद में काम आ जाता है। तो क्या होता है कि जैसे हम एक एड्रेस सपोज हम लिख के समझाते हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम एक आईपी डेटाग्राम सेंड करते हैं, तो जब सेंड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सेम ही हमेशा जो है हमें राउटर मिले या फिर सेम ही हमें होस्ट मिले, सेम ही हमें होस्ट मिले। तो क्या करते हैं जब हम कुछ सेंड कर रहे हैं, जब हम सेंड करते हैं तो रिसीवर जो है, तो वो हमारा जो है फिजिकल एड्रेस नोट कर लिया उसने, एक टेबल में फिजिकल एड्रेस नोट करा और एक टेबल में डाल दिया कि इस वर्क पे ये इस टास्क पे ये इंसान, ये फिजिकल एड्रेस का इंसान वर्क कर रहा है। अब जब दोबारा मेरी ही वो आएगी ना, तो वो हल्का सा मुझे वेट कराएगा और वेट कराने के बाद क्या करेगा, कहेगा अच्छा 2-3 मिनट वेट किया मैंने कि जब तक यहाँ पे काम चल रहा है, और उसके बाद फिर मेरा वही मतलब मेरा जो मैंने जो मैसेज भेजा है वो उसी होस्ट और उसी सर्वर को दोबारा मिल जाएगा। तो ये यूज़ होता है हमारा कैशे टेबल का। तो इस तरीके से हमें कैशे टेबल वर्क करती है। आगे अगर हम बात करें कि क्यू क्या होता है, क्यू, तो क्यू के बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्यू क्या होता है। क्यू मतलब ऑब्वियस सी बात है हम सभी क्यू के बारे में जानते हैं कि क्यू होता है क्या, लेकिन यहाँ पे क्यू का क्या यूज़ है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्यू का ये यूज़ है कि क्यू सपोज कि मतलब क्यू एक आई है, क्वेरी आई है और उसका हार्डवेयर एड्रेस हमें नहीं पता है, उसका हार्डवेयर एड्रेस नहीं पता है हमें। तो आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा ना, आउटपुट मॉड्यूल जो है अनरिजॉल्व क्वेरी पैकेट को एक क्यू में डाल देगा, अनरिजॉल्व क्वेरी पैकेट को एक क्यू में डाल देगा। और इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा, फिर इनपुट मॉड्यूल जब है ना वो रिजॉल्व कर लेगा ना वो चीज़, तो वो निकाल के उसे डेटा लिंक लेयर के थ्रू ट्रांसमिशन करा देगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे एक क्यू है मेरे पास, तो इसमें इस क्यू का वर्क ही यही है कि जब क्यू एक सपोज एक हमारे पास क्वेरी आई, एक क्वेरी आई जिसका हमें हार्डवेयर एड्रेस ही नहीं पता है, हार्डवेयर एड्रेस नहीं पता है, तो यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा, उसे क्यू में डाल देगा। आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा, उसे क्यू में डाल देगा और फिर इनपुट मॉड्यूल का वर्क आ जाएगा। अब इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा, इनपुट मॉड्यूल जो है इसको रिजॉल्व करेगा, इसके फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस, इसके फिजिकल एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करेगा और उसे निकाल के डाटा ट्रांसमिशन की लिंक लेयर में डाल देगा, डाटा लिंक लेयर के ट्रांसमिशन में डाल देगा, सॉरी डाटा लिंक लेयर के में डाल देगा, डाटा लिंक लेयर में डाल देगा किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए।
ट्रांसमिशन के लिए डाटा लिंक लेयर में डाल देगा। तो ये वर्क है क्यू और आउटपुट और इनपुट का, आउटपुट और इनपुट मॉड्यूल का। एक चीज़ मैं बताना भूल गया पीछे, एक चीज़ ये थी कि कैशे टेबल में 3 स्टेट भी होते हैं। कैशे टेबल में हमारे 3 स्टेट होते हैं। वो 3 स्टेट क्या होते हैं कि 3 स्टेट होते हैं कि एक होता है फ्री स्टेट, एक होता है पेंडिंग स्टेट और एक होता है रिजॉल्व स्टेट। रिजॉल्व स्टेट, सपोज जैसे यहीं पे ही हम बात कर रहे थे तो फिजिकल, जैसे यहाँ पे हमारी ये कोई भी क्वेरी जो हमारा सेम ही होस्ट है, तो जैसे यहाँ पे हमारा वर्क चल रहा है और यहाँ पे हमारा वर्क अभी चल रहा है, तो एक और जैसे चीज़ कोई आई, एक और चीज़ आई, तो वो अभी कहाँ है, वो अभी पेंडिंग स्टेट में है, वो अभी पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, फिर जब यहाँ पे वर्क खत्म हो गया तो वापस से, क्योंकि हमें सेम ही होस्ट चाहिए था, हमें सेम ही राउटर चाहिए था, तो हमने वापस से इसके पास आया, तो ये पेंडिंग स्टेट से कहाँ पहुँच गया, ये जब वर्क करने लगा ना तब ये फिर रिजॉल्व स्टेट में आ गया। और फिर जब नेक्स्ट पे आए हम, जैसे ही ये खत्म हुआ और दूसरे पे आया ना, तो ये फ्री हो गया। अब इसका कोई काम ही नहीं है, ये रिजॉल्व भी हो चुका है। फ्री मतलब ना वो पेंडिंग में है, फ्री का मतलब यहाँ पे है कि ना वो पेंडिंग में है और ना ही वो रिजॉल्व में है, वो फ्री हो चुका है। क्योंकि वो रिजॉल्व भी हो चुका है, वो ना वो पेंडिंग में और रिजॉल्व हो चुका है, मतलब तो वो एक फ्री स्टेट में है। तो इन 3 स्टेट के, ये 3 स्टेट आगे भी हमें काम आएंगे। आगे किस वजह से काम आएंगे कि जैसे आउटपुट मॉड्यूल की हम बात करें, तो आगे बात करते हैं आउटपुट मॉड्यूल की। अगर हम आउटपुट मॉड्यूल की बात करें तो आउटपुट मॉड्यूल ने क्या किया कि आउटपुट मॉड्यूल ने जब उसको डाला उसके अंदर, क्वेरी के अंदर, क्वेरी जो आई हमारी जिसमें हार्डवेयर एड्रेस हमें नहीं पता था, तो जब उसने उसको डाला तो वो क्या करेगा कि आउटपुट मॉड्यूल अपना अपना अपने आप को पता कराएगा कि वो कौन सी स्टेट में था। जब वो पीछे था, मतलब वो क्वेरी जो पीछे थी, जब वो क्वेरी पीछे थी तो वो रिजॉल्व हो चुकी थी कि वो ऐसे ही मेरे पास सीधे सीधे चल के आ गई है। तो अगर वो आउटपुट मॉड्यूल जो है वो रिजॉल्व हो चुकी होगी ना, तो इनपुट मॉड्यूल फिर उसको रिमूव कर देता, तो आउटपुट मॉड्यूल में जैसे गई। अब वो कौन सी स्टेट में है, वो रिजॉल्व स्टेट में है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो पेंडिंग स्टेट में है, तब उसने उसको क्यू में डाला है जब, तो इनपुट मॉड्यूल यहाँ पे ये रिजॉल्व, ये मेक श्योर करेगा इनपुट मॉड्यूल कि जब वो इसको रिजॉल्व कर दे, ये पेंडिंग को रिजॉल्व कर दे, तो वो टेबल को चेंज कर दे, वो टेबल को चेंज करके पेंडिंग से रिजॉल्व कर दे। और जब रिजॉल्व के बाद जब वो नेक्स्ट क्वेरी पे आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व से एक बार फ्री हो जाना चाहिए, ताकि इसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आगे टाइम वेस्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि आगे जब कैशे कंट्रोल मॉड्यूल आएगा ना, कैशे कंट्रोल टेबल, तो कैशे कंट्रोल टेबल का काम ही यही है। कैशे कंट्रोल टेबल का काम क्या है कि अगर वो, सबसे पहले अगर वो फ्री होती है, अगर वो फ्री स्टेट में है, तो कैशे कंट्रोल मॉड्यूल नेक्स्ट पे पहुंच जाता है। उसने देखा यहाँ पे पेंडिंग में है, उसने देखा यहाँ पेंडिंग में है, तो वो कैशे कंट्रोल टेबल की वैल्यू कर देगा 1। समझो कि अगर वो पेंडिंग में है तो मॉड्यूल वैल्यू कर दी उसने 1, मॉड्यूल वैल्यू 1 कर दी। आगे गया, आगे देखा एक और पेंडिंग में, मॉड्यूल वैल्यू कर दी 2। आगे गया, एक और देखा, एक और है, तो मॉड्यूल वैल्यू, पेंडिंग वैल्यू कर दी 3। देखा कुछ कि आगे एक सॉल्व हो चुकी है जो कि रिजॉल्व लिखी हुई है, वो रिजॉल्व लिखी। रिजॉल्व क्यों लिखी होगी, रिजॉल्व तभी लिखी होगी क्योंकि वो पेंडिंग में रही होगी। तो वो क्या कर देगा ना, वो इसकी वैल्यू काट के यहाँ पे 2 कर देगा। तो यही वर्क होता है कैशे कंट्रोल मॉड्यूल। कैशे कंट्रोल मॉड्यूल रेगुलरली या फिर कभी कभार, मतलब आया करता है, ये कैशे टेबल के पास बेमतलब आया करता है और उसको चेक किया करता है कि हाँ भाई कैसा चल रहा तुम्हारा, सब तुम्हारे यहाँ ठीक ठाक है और सब तुम्हें सही से ट्रीट कर रहे हैं, सब तुम्हें फ्री स्टेट में रख रहे हैं या कुछ पेंडिंग वेंडिंग भी डाले दे रहे हैं। तो ये आके चेक किया करता है और यही हमें आइडिया देता है कि जब जो भी वैल्यू हमारी होगी ना मॉड्यूल की, इस मॉड्यूल की वैल्यू जो है हमारी, अगर ये जितनी भी होगी ना, उतने पेंडिंग स्टेट होंगे हमारे पास, उतने पेंडिंग स्टेट होंगे हमारे पास। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका वर्क मैंने आपको समझाया कि इन सब का वर्क कैसे होता है। इनमें था आउटपुट मॉड्यूल, कि आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है कि आउटपुट मॉड्यूल क्यू में डाल देता है अनरिजॉल्व क्वेरी को, या फिर पेंडिंग क्वेरी को क्यू में डाल देगा, और इनपुट मॉड्यूल उसे सॉल्व करेगा और उसे क्यू से बाहर भेजेगा, और बाहर भेजते संग ही वो ये भी मेक श्योर करेगा कि ये रिजॉल्व क्वेरी जो है, मतलब जो पेंडिंग क्वेरी लिखी हुई है ना, उसे रिजॉल्व क्वेरी में कन्वर्ट कर दे। और ये रिजॉल्व क्वेरी जब रिजॉल्व हो चुकी है और एक बार कैशे कंट्रोल मॉड्यूल ने आके इसे चेक कर लिया है, कैशे कंट्रोल टेबल ने को चेक कर लिया उसने आके, तो वो इस रिजॉल्व को जब अपना वो चेंज करेगा, मॉड्यूल की वैल्यू 1 2 से जब 1 करेगा तो इसको फ्री कर देगा।
तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। यही था हमारा यहाँ पे ARP पैकेज और उसके यूज़ और उसका रिलेशन। ARP पैकेज के यूज़ और उसका रिलेशन हमने जाना। इसी के साथ ARP का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम आगे बात करेंगे बहुत सारे नए टॉपिक्स के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।